हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्या है कोहलबर का नैतिक विकास। ठीक है, नैतिक विकास डेवलपमेंट। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट ऑफ का सिद्धांत जो यह क्या थे, इन्होंने नैतिक विकास की जो है अवस्थाओं के स्तर के बारे में बताया था। अवस्थाओं के मतलब स्टेज इन्होंने 6 बताया था और लेवल क्या बताया था, 3 बताया था। ठीक है, नैतिक विकास बच्चे का कैसे नैतिक विकास होता है, मतलब अगर घर पे कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, अगर वो पैर नहीं छूता है तो उसके बाद उसके दिमाग में ये चलता है कि उसकी कुटाई भी होगी, जाने के बाद मम्मी पापा हमारी क्या कर देंगे, कुटाई कर देंगे। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीटेट वाले तो विशेषकर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन 100% फंसना है तो कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अब मैं टॉपिक वाइज भी कराना स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज कोहलबर का नैतिक विकास। ठीक है, कोहलबर्ग साहब ने जो है बच्चों के नैतिक विकास के बारे में बताए थे। सबसे बड़ा दिमाग में ये रखना है। ठीक है, विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत कौन दिया था, क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कौन दिया था। कौन दिया था? तो कोहलबर्ग साहब ने दिया। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? ये अमेरिका के क्या थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो है 3 स्तर बताया था। ठीक है, कितने स्तर बताए थे? 3 स्तर को बताया था। ठीक है, कितने स्तर बताए थे? 3 स्तर इन्होंने बताया था। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, कितने स्तर को इन्होंने बताया था? 3 स्तर को इन्होंने बताया था। ठीक, और इसमें से इन्होंने सबके 2-2 अवस्थाओं को बताया था। सबकी कितनी अवस्थाओं को? 2-2 अवस्थाओं को बताया था। टोटल 6 स्टेजेज को बताया था। ठीक, 6 अवस्था को बताया था। याद हो गया? कोहलबर ने नैतिक विकास को बताया था। यह एक अमेरिका के क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कितने स्तर बताया था? 3 स्तर बताया था। और 3 स्तर में से तीनों के जो है 2-2 स्तर, 2-2 अवस्थाएं बताई थी। टोटल 6 स्टेज को बताया था। ठीक, याद? चले आगे। चलिए आगे आते हैं। हिंज की कहानी आप लोग पढ़े होंगे। तो हिंज सोचता था कि किस तरह से चोरी करें। उसकी मतलब बीवी एक बार क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है। ठीक, तो हिंज के पास पैसे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक, तो हिंज क्या करता है, तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है जो है कि मतलब उसको बोलता है कि तबीयत बहुत ख़राब है। तो कहता है इतना पैसा लगेगा। तो हिंज के पास उतने पैसे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो हिंज कहता है मेरे पास कुछ मनी है और दवा कर दीजिए जो। लेकिन जो डॉक्टर रहता है क्या करता है, दवा नहीं करता। तो हिंज के दिमाग में एक क्या है, एक भावना उपजती है कि अगर मैं चोरी कर लूँ तो मेरी बीवी बच जाएगी, लेकिन चोरी करूँगा तो ये भी गलत है। ठीक है, तो हिंज लास्ट में क्या करता है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, ऑप्शन क्या है, तो वो लास्ट में क्या कर लेता है, चोरी ही करता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। हिंज का थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे क्या है, कह रहा है कि प्राग रूढ़िगत नैतिक का स्तर, जो हमारा पहला था जो है, इसको या तो आप लोग परंपरा, मैं कहता हूँ इसको इंग्लिश में आप लोग याद रखें, इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्या बोलते हैं? प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको दो दो क्या बताया था, 2 स्तर को बताया था। इसके कितने, 2 स्तर को बताया था। ठीक है, एक कौन सा था, एक तो आप लोगों को पता ही है। इसमें जो एक का था दंड या आज्ञाकारी उन्मुखता। क्या था? दंड या आज्ञाकारी उन्मुखता। इसमें क्या करता है बच्चे, अगर मैं नियम मानूं, मतलब दंड या आज्ञाकारिता, या इसमें साधानात्मक सापेक्षावादी उन्मुखता। ठीक है, क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं पनिशमेंट ओबिडेंस ओरिएंटेशन। याद रहेगा, 2 हैं जो कन्वेंशनल के, 2 हैं, एक तो दंड आज्ञाकारिता उन्मुखता और दूसरा क्या, साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुखता। तो समझ में आया कि नहीं आया ना? चलिए, तो इसमें जो कुछ पॉइंट है इनको देख लेते हैं। ठीक, देखिए, अगर अगर हिंज क्या करता, नियम नहीं माने तो दंड मिलेगा। ठीक है, अगर नियम नहीं मानता मतलब चोरी कर लेता तो उसको क्या मिलता, दंड मिलता है। इसमें दंड की बात की गई। इसी तरह से जब छोटा बच्चा रहता है, इसमें देखिए दंड वाली क्या बात है, जब उसके घर पे क्या कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, अगर वो पैर नहीं छूता तो रिश्तेदार को जाने के बाद क्या होता, उसकी खूब कुटाई होती। ये भी यहाँ पे नियम फॉलो होता है। देखो, विनिमय या अदला बदली का भाव, तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी क्या करूँगा, खुजलाऊँगा, इस तरह की भावना नहीं होती है। कभी टिट फाट टैट वाली। देखिए, जब बच्चा, आप जब पढ़ते हैं, छोटे से रहते हैं जो है, और जब आप पढ़ते हैं तो अगर आपकी कोई पेन तोड़ देता तो आप भी क्या करते हैं, आप भी गुस्सा होकर के उसकी पेन को तोड़ देते हैं। इसी को बोलते हैं कि तुम मेरे, जो मैं दे रहा हूँ, अदला बदली की भावना रहती है इसमें, जो इस स्टेज में। ठीक है, दिमाग में बैठ गया कि नहीं, फीड हुआ कि नहीं, हो गया ना? चलिए, तो अगला अगला पॉइंट देखिए, अगला देखिए। ठीक, अब परंपरागत स्तर पर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें क्या होता है, कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। ये इससे पहले हमारा क्या था, प्री कन्वेंशनल था, अब हमारा क्या आ गया, कन्वेंशनल लेवल आ गया। ठीक है, इसमें क्या रहता है, नैतिकता या समाज पर डिपेंड रहता है। बच्चा क्या करता है, समाज पर इस पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। ठीक, क्या रहता है, समाज पर डिपेंड रहता है। ठीक है, क्या रहता है, समाज पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। ठीक, इसके भी इन्होंने क्या 2 स्तर बताए थे। कौन कौन से? एक तो आप लोग जान रहे हैं, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की उन्मुखता, मतलब गुड
अपने अंदर क्या गुड बनने की चीज़ें करता है, ठीक है। और रिस्पेक्टेड टू सोशल सिस्टम, और क्या रहता है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति उसको सम्मान करता है, ठीक है। अगर जैसे रेड लाइट जल रही है, ठीक है, अगर आप उसको तोड़ दिए दिए तो ये गलत बात है, ठीक है। एक समाज में क्या जाएगा, एक गलत भावना जाएगी कि इसने सिग्नल को फॉलो नहीं किया, ठीक है। ये रहता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, ठीक। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊँ। कानून पालन इसी को बोलते हैं, ठीक है, कानून का पालन। देखिए जब अच्छी बनने की वाली बात आती है तो गंदे लोग चोरी करते हैं, मतलब हिंज क्या करता है, सोचता था कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, गंदा हो जाऊंगा, और दूसरे लोग जो है उसको रिजेक्ट, और मुझे क्या लोग कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हिंज की कहानी से भी समझेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। या फिर आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। क्या होता है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की कैसे बन सकता है बच्चा जी। देखिए जब आपके रिश्तेदार आते हैं, अगर आप पैर छुएंगे तो जो रिश्तेदार होंगे उनके मन में क्या होगा कि बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, संस्कार हैं, ठीक है, संस्कार है। अगर मैं नहीं किया तो बहुत अजीब ढंग का उनके मन में क्या है, अजीब ढंग की, तो मतलब अच्छा लड़का नहीं है, बैड लड़का, ऐसी भावना जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, तो आप अपने से रिलेट करके इन सारी चीज़ों को याद किया करिए। कानून पालन होगा, जैसे कर्तव्य पूरा करना, इसमें चोरी करना गलत है तो दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, कानून पालन करता है कि अगर मैं चोरी, कर्तव्य पूरा करना, चोरी करना गलत है, मतलब अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए किसी की चोरी करना, तो दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। ये हिंज की कहानी पे आधारित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारा, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट वाला है, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये बताइए, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। सारी चीज़ यहाँ पे पूरा वेरीफाई की गई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इन सब चीज़ों को, ठीक है, अच्छे से, ठीक। मोरलिटी का सबसे हाई लेवल होता है, ठीक है, मतलब नैतिकता का जो सबसे हाई लेवल होता है, इसको थर्ड स्टेज को बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तर रूढ़िगत नैतिक या उत्तर परंपरागत स्तर। अब मैं बता देता हूँ, पूर्व परंपरागत, या तो याद रखिएगा दिमाग, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, और एक क्या होता है, एक क्या होता है, उत्तर परंपरा, यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इसको बोलते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ इंग्लिश में याद रखिएगा, ठीक है। खुद से डिसाइड करना होता है, इसमें आप इतने मेच्योर हो जाते हैं इस स्टेज में, आपको खुद से डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, यानी सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक। और दूसरा हमारा क्या होता है इसमें, दूसरा इसमें हमारा होता है क्या, इसमें दूसरा होता है सार्वभौमिक नैतिक परख उन्मुख, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। क्या होता है, सार्वभौमिक नैतिक परख उन्मुख, यानी कि यूनिवर्सल, मतलब जो यूनिवर्सल चीज़ें ट्रुथ हैं उनको क्या करना, जो परख उन्मुख होना, ठीक है। जैसे स्वयं नियम बनाना, कुछ नियम क्या होते हैं, स्वयं बनाए जाते हैं। जिसमें सामाजिक वाले में क्या होता है, देखिए सामाजिक वाले में होता है सामाजिक व्यवस्था और अपने स्वयं के अधिकारों में क्या करना, बैलेंस करना, जो समाज की व्यवस्था बनाई गई और अपने अधिकार को क्या करना, दोनों को बैलेंस करके चलना। अगला पॉइंट जो है, कानून व नियम का लचीलापन होना, ठीक है। अगर नियम से नुकसान है तो नियम तोड़ दो। अगर जैसे मतलब मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, रेड लाइट, क्या आपको वहाँ उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है, इसमें बच्चा क्या सोचता है कि अगर इस आदमी को बचाना है तो इस रेड लाइट को तोड़ के ही हमको पहुंचना होगा हॉस्पिटल, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, अगर नियम से नुकसान है तो नियम तोड़ दो, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसमें जिसके स्वयं नियम, इसमें बच्चा क्या करने लगता है, स्वयं नियम बनाने लगता है। मैं भूखा रहूँ, दूसरा खा ले, ठीक है, मैं भूखा रहूँ दूसरा खा ले, ये नियम जैसे नहीं होता, हमको दया आ जाती है किसी पे, मैं नहीं खाऊंगा लेकिन दूसरा कोई खा ले, ठीक है। अगर चोरी नहीं करता तो कहीं अधिक मूल्य चुकाता, ऐसी भी भावना अंदर आने लगती है, ठीक है। हिंज की कहानी पे रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं आगे क्या हम लोग को। अब नैतिक तर्कना, कुछ उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। जैसे नैतिक, जैसे मोरल रीजनिंग क्या होती है, इसमें डिसीजन लेने में शामिल जो प्रक्रिया होती है, तर्क होता है, उसी को बोलते हैं नैतिक तर्कना। कुछ शब्दावली है उनको याद रखना है, शब्दावली से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पता हो गया नैतिक तर्कना क्या होती है, मोरल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, जिसे डिसीजन लेने में जो शामिल तर्क या प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नैतिक तर्कना। समझ में आया कि नहीं, ठीक। नैतिक दुविधा क्या होती है, मोरल डिलेमा, बहुत बार पूछता है मोरल डिलेमा। दुविधा का मतलब होता है डिसीजन ना पाने की स्थिति, मतलब आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ को, मतलब जो हिंज था वो उसके दिमाग में यही नहीं बैठ पा रहा, मैं चोरी करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ऐसी भावना जब आपके अंदर आ जाती है तो उसी को बोलते हैं मोरल डिलेमा, यानी दुविधा, नाम ही उसका है नैतिक दुविधा। आप नैतिक दुविधा में पड़ गए हैं, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आलोचना, अगला पॉइंट क्या करा, आलोचना का मतलब होता है कि संस्कृति के अंतर को नज़रअंदाज करना, जो सांस्कृतिक अंतर है उसको क्या करना, नज़रअंदाज कर देना, एक क्या कहलाता, आलोचना कहलाता। क्या कहलाता, आलोचना कहलाता। कि किरोल गिलिगन क्या है, यह है फीमेल पक्ष गौण होता है, फीमेल पक्ष गौण होता है, इसमें महिला की नैतिकता का आधार देखभाल, पुरुषों की नैतिकता न्याय पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। किरोल गिलिगन क्या होता है, गिन क्या होता है,
फीमेल पक्ष गौण मतलब महिला की नैतिकता का आधार देखभाल पुरुषों की नैतिकता और न्याय पर डिपेंड करता है। इस बात को आप लोग याद रखा करिए। चलिए अब आगे हमारा जीन पियाजे। आइए जीन पियाजे को भी यहीं पे फिनिश कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। पियाजे साहब को भी यहीं उड़ा देते हैं। चलिए पियाजे साहब आइए, पियाजे साहब को हम लोग क्या करेंगे, यहीं उड़ाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए क्या करा। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जो मनोवैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कौन है, ये क्या थे, एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक तो बच्चे जैसे परिपक्व यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योर होते हैं। इन्होंने बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, ठीक है। वस्तुओं के बारे में अपने मतलब कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं। इन सभी चीज़ों को कौन बताता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में बताया गया है, ठीक है। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक बच्चे जैसे क्या परिपक्व होते हैं, इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योर होते हैं, यानी बच्चे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, वस्तुओं के बारे में अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाने लगते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। ये हैं देखिए आपके सामने, ठीक है, ये हैं आपके सामने क्या है इसको मिनट, ठीक है, इसकी क्या बता दें। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने क्या बताया था, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक भी होते हैं और अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, अपने सिद्धांतों के क्या करते हैं, रचना करते हैं। और क्या बताया था इन्होंने बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव रूप से सीखते हैं, मतलब एक्टिव होकर के। सही बात है, बिल्कुल बात है। अगर आप एक्टिव ही नहीं रहेंगे तो किसी चीज़ को सीखना बहुत टफ होता है, ठीक है, नहीं सीख पाएंगे जब तक आप सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट या भाग नहीं लेंगे। बच्चों की जो थिंकिंग एडल्ट्स से प्रकार मतलब टाइप से अलग होती है, मतलब जो एडल्ट्स होते हैं उनसे क्या होती है, अलग होती है। जो बच्चों की थिंकिंग होती है, जो एडल्ट्स होते हैं उनसे क्या होती है, पूर्ण रूप से अलग होती है, ठीक। चलिए आगे चलें, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट। अब इनको देखिए सीखना क्या होता है, ठीक। जैसे जैसे वो बताए थे उन सभी चीज़ों को सीखना का मतलब क्या होता है, एक तो संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक क्या होता है, अनुकूलन, एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। संगठन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखना और उससे जो है अपने अनुभवों को जोड़ना, मतलब जो हमारी लाइफ है उसको ऑर्गेनाइजेशन सीखना दो प्रकार से हम सीख सकते हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशन से और एक क्या करें, एडजस्टमेंट करके, ठीक है। एडजस्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, हम पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और उसे अपने अनुभव में, जो पुराने हमारे अनुभव उसमें क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। लेकिन जो अनुकूलन होता है, एडजस्टमेंट होता है, उसमें हम अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना। जैसे हम कहीं गए, अब हम वहाँ चीज़ें हमको सीखना, तो सबसे पहले हम उसके अनुकूलन मतलब उसको अपने आप को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तब किसी चीज़ को हम सीख पाएंगे। अब जो अनुकूलन होता है हमारा जो, वो दो प्रकार का होता है, ठीक। अनुकूलन क्या होता है हमारा, दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। एक तो हमारा क्या होता है, आत्मसातीकरण, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, और दूसरे को क्या बोलते हैं, समायोजन, यानी कि एकॉर्डमेशन, ठीक है, एकोमोडेशन बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक। दो चीज़ें हैं जो हम एडजस्टमेंट करते हैं, दो प्रकार से करते हैं, ठीक है। एक तो आत्मसातीकरण एसिमिलेशन से और एक क्या करते हैं, समायोजन एकोमोडेशन से, ठीक है। एक जो आत्मसातीकरण होता है इसमें क्या करता है, ओल्ड हम जो रहता है इसमें क्या करते हैं हम, जो आत्मसातीकरण में जो ओल्ड ज्ञान होता है और प्लस न्यू ज्ञान, किसी में भी कोई बदलाव नहीं। जैसे पतंग को भी चिड़िया कहा क्योंकि उड़ते हुए देखा, ठीक है। जैसे कि मतलब चिड़िया तो उड़ती है आपको पता है, लेकिन पतंग को देख करके भी हम चिड़िया कह रहे हैं, पतंग को भी हम, क्योंकि पतंग भी उड़ रही है। तो इसका मतलब ओल्ड ज्ञान और न्यू ज्ञान में कोई भी चेंजेस नहीं होता। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण। जो चीज़ जो करती है उसी को हम लोग वही बोल देते हैं, ठीक है। अब आप पहले आपको छोटा सा बच्चा है, वो जो है मतलब सफ़ेद क्या देखा, सफ़ेद क्या होते हैं, छोटे छोटे कुत्ता सफ़ेद होता है, तो अब सफ़ेद बिल्ली उसके सामने आ गई तो भी उस बिल्ली को भी वो कुत्ता ही समझेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। मेरी आई होप मैं आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आत्मसातीकरण किसे कहते हैं, एसिमिलेशन, मतलब जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही कर देना, मतलब ओल्ड ज्ञान को पुराने न्यू ज्ञान में कोई चेंजेज ना करना। समझ में आया कि नहीं आत्मसातीकरण। अभी भी बताऊँ, अब चिड़िया उड़ती है तो पतंग भी उड़ रही है, तो पतंग भी क्या है, चिड़िया है, ठीक। अब समझ में आया। भेजे में घुसा कि नहीं, आत्मसातीकरण घुसा न, बिल्कुल बिल्कुल सारी चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें। अब क्या होगा, समायोजन। समायोजन क्या होता है, एकोमोडेशन। इसमें क्या होता है, ओल्ड ज्ञान जो हमारा पुराना ज्ञान होता है उसमें न्यू ज्ञान में, मतलब ओल्ड ज्ञान में क्या करना, चेंज करना। मतलब जो पुराना आपको पता है, मतलब चिड़िया क्या है, चिड़िया उड़ती है तो पतंग भी उड़ रही है, तो वो चिड़िया नहीं है ना कि वो पतंग है, ठीक है, वो पतंग है, चिड़िया नहीं है, ठीक है। अब इसमें चेंजेज हुआ कि नहीं, आपके पुराने ज्ञान में नए ज्ञान में चेंज हुआ कि नहीं, चेंज हुआ ना, बिल्कुल सही है ना। डोरी धागे वाली चिड़िया है, ठीक है। या तो आप इसको डोरी धागे वाली चिड़िया कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बच्चा डोरी धागे वाली चिड़िया कह सकता है, ठीक। समझ में आया।
समझ में आया सारी चीज़ें? ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें। समायोजन क्या होता है और आत्मसातीकरण क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। जो आत्मसातीकरण होता है उसमें ओल्ड ज्ञान और न्यू ज्ञान में कोई चेंजेज नहीं होता, एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। और जो समायोजन होता है उसमें ओल्ड ज्ञान में न्यू ज्ञान में क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं। समझ में आया? चलें आगे, चलिए। शाम में अब क्या होता है, संतुलन। अब देखिए संतुलन, इक्विलिब्रियम क्या होता है, सही ज्ञान, मतलब सही ज्ञान, नए ज्ञान और पुराने ज्ञान का मतलब दोनों मिलाकर के एक सही ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, सही चीज़ें होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम होना, दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। स्कीमा, स्कीमा मतलब सूचना का पैकेट। आप अपने दिमाग में किसी चीज़ का स्कीमा पहले से ही जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि मतलब घोड़ा होगा, ठीक है, इसके 4 पैर होंगे, तो इस तरह का स्कीमा अपने अंदर बना लेना, ठीक है, कि मैं ऐसे साइकिल होगी, ऐसे चलाई जाती है, तो इस तरह का सूचनाओं का पैकेट आप अपने दिमाग में क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी वो बोलते हैं स्कीमा, ठीक। चलिए चलते हैं, संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज। आज हम जिन पियाजे और इनको दोनों लोगों को फिनिश करेंगे, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज को बताया था किसने, जो है किसने बताया था, जिन पियाजे साहब ने 4 स्टेज को बताया था। कितनी बार मैंने तो क्वेश्चन में इसको रटवा डाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बता दे रहा हूँ एक बार और, ठीक है, थियरी के माध्यम से। संवेदीय पेशी अवस्था, इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था को होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, सेंस ऑर्गन से सीखेता, अपने ऑर्गन से, जैसे भौहें हिलाता है, मुस्कुराता है, आप लोग देखें छोटा सा बच्चा रहता है तो मुस्कुराता है, जब आप हंसेंगे तो वो भी हंसेगा, ठीक है। इस सभी चीज़ों को आप एक छोटे से बच्चे से रिलेट करके सीखेंगे ना, तो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए, वस्तु अस्थायित्व तो खिलौना छिपा दो तो उसे ढूंढ लेगा। आप किसी चीज़ को मतलब इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, मतलब वस्तु अस्थायित्व या खिलौना छिपा दोगे तो वो ज़रूर ढूंढ लेगा, ठीक है, आप कहीं भी छिपा दो वो ज़रूर ढूंढ के लाएगा, ठीक है। देखिए चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाएगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो इसमें 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज से। इसमें सिर्फ प्रतीकों का प्रयोग करने में माहिर हो जाता है बच्चा, ठीक है, प्रतीकों का प्रयोग करने में, और जीववाद, एनिमिज्म जिसको बोलते हैं, निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझेगा, ठीक है। कैसे, मैं बता रहा हूँ, जीववाद की परिभाषा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। जब बच्चा, आप अपने घर पे देखे होंगे, जब बच्चा किसी चीज़ से ठोकर खा के क्या करता है, गिर जाता है, ठीक है, गिर जाता है तो रोने लगता है, ठीक है, रोने लगता है तो जब उसके आप जो है या उसके मम्मी पापा या फिर दादा दादी रहते हैं, उस चीज़ को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है, अपने हाथ से क्या करते हैं, मार देते हैं। तो बच्चा सोचता है कि मैं गिर गया, इसने मुझको गिरा दिया, तो इसको मेरे मम्मी पापा या दादा दादी ने क्या किया, मारा। तो वो सोचता है निर्जीव चीज़ को, किसी भी चीज़ से टकरा के गिर गया, ठीक है, तो सोचता है कि ये क्या है, जीव, सजीव समझेगा, ठीक है, निर्जीव चीज़ को भी सजीव समझेगा। समझ में आ गया कि नहीं, चीज़ें समझ में आ गया ना। जीववाद या एनिमिज में किसे कहते हैं, जीववाद, समझ में आया कि नहीं। जीववाद मतलब निर्जीव को भी क्या करना, सजीव समझना। एग्जाम्पल से आप समझिए, जब किसी चीज़ से बच्चा या किसी चीज़ से दीवार से टकरा के गिर जाता है तो वह उसको भी क्या करता है, सजीव है, इसने मुझे गिरा दिया, ठीक है। जब मार दो तो बच्चा चुप हो जाता है, 100% चुप हो जाता है। आप एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा अपने घर पे, अगर छोटा सा बच्चा होगा तो, ठीक है। चलिए, अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है पूरे संसार का सेंटर, मतलब पूरे संसार का सेंटर, मतलब अहम केंद्रित, मैं सब मेरे इर्द गिर्द, मतलब अपने अंदर का अहंकार आ जाना, मैं चलता हूँ तो सूर्य चांद भी साथ साथ चलते हैं, इसे बोलते हैं अहं इकोसेंट्रिज्म। बच्चे के अंदर इस समय क्या आता, अहंकार आ जाता है, ठीक है, मैं ही हूँ, जो हूँ कुछ सब कुछ मैं ही हूँ, ठीक है। अहम आ जाता, अहम का मतलब अहंकार होता, अहम का मतलब क्या होता, अहंकार, इकोसेंट्रिज्म आ जाता उसके अंदर का, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको याद रखना, ठीक है, इसको भी याद रखना। चलिए, केंद्रीयकरण मतलब केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, एक समय में किसी वस्तु की जो केवल एक ही विशेषता या पहलू पर ध्यान देना। जब बच्चा इस स्टेज में रहता है तो सिर्फ एक ही पहलू पे, किसी वस्तु के एक ही पहलू पे ध्यान देता है, लेकिन उसकी सारी विशेषताओं पे ना ध्यान करके सिर्फ एक विशेषता, लॉजिकल थिंकिंग करता है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, ठीक है, क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, ठीक। समझ में आया कि नहीं। अहम केंद्रित का मतलब समझ में आ गया, 21 अवस्था में होता है, जब 2 से 7 वर्ष का बच्चा रहता है तब करता है, ठीक है। और एनिज्म किस अवस्था में आता है, इसी अवस्था में ये भी चीज़ें आती हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, यह हमारी क्या होती है, 7 से कितनी होती है, 11 वर्ष की अवस्था में होती है। इसमें क्या होता है, सामने रखी वस्तु पर चिंतन, मतलब जो कुछ मतलब प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को अगर रखी गई है, सामने रखी है, तो उस पर बच्चा क्या कर लेता है, सोच लेता है, समझ लेता है, मतलब उसके बारे में वेरीफाई कर लेता है, बता लेता है। तार्किक चिंतन मतलब लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग। मैंने इसमें क्या बताया था, इलॉजिकल होगा, सॉरी इसमें इलॉजिकल है, ठीक है, इलॉजिकल, लॉजिकल इसमें थिंकिंग नहीं कर पाता, ठीक है, इसमें इलॉजिकल थिंकिंग करता है, ठीक। चलिए, इसमें क्या करता है, और इस स्टेज में क्या करने लगता है, लॉजिकल थिंकिंग। पलटावीकरण, रिवर्सिबिलिटी का गुण उसके अंतर्गत आ जाता है, क्या आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी का गुण। जैसे मतलब ये हम 3 + 2
बराबर 5 है, ठीक है। अब इसको पलटावी का गुण करके ऐसे भी कर सकता हो, 5 - 3 बराबर 2, ऐसे भी कर सकता है, ठीक। तो उसे पलटावी का मतलब एक और है, बच्चा इसने कहानी बताए थे अपने बच्चे पर ही, जिन पियाजे ने, क्या इनका घर था। और एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल से, पलटावी का कैसे आपको रिवर्सिबिलिटी का गुण कैसे होता है, ठीक है। मान लीजिए घर है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने बच्चे पे ही किया था, ठीक। ये इनका घर था, ठीक, घर, ये इनका घर था, ठीक। ये क्या था, स्कूल था, ठीक, स्कूल था। इन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को स्कूल लेके गए, ठीक। बच्चे को क्या करते हैं, स्कूल लेके जाते हैं, ठीक। बच्चा एक बार चला जाता है तो सीख जाता है, ठीक, क्या कर जाता है, पलटावीकरण, ठीक। फिर क्या करता है, फिर वापस नहीं आ पाता है, फिर वापस नहीं लेकिन एक बार जब इसको ये वापस ला देते हैं तो बच्चा सीख जाता है, ठीक, वापस आना भी, घर भी चला जा, स्कूल घर से स्कूल भी चला जाता है और घर भी आ जाता है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, रिवर्सिबिलिटी, पलटावी का गुण भी बच्चे के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। दूर, भार, ऊंचाई, क्रमबद्ध, यानी सीरिएशन, योग्यता, ये सभी चीज़ें सीख जाता है। दूर, भार, ऊंचाई, क्रमबद्धता का मतलब होता है सीरिएशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें बच्चे के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। संरक्षण, कंजर्वेशन, चीज़ों को संरक्षित करना भी सीख जाता है। अगर किसी चीज़ का शेप साइज में चेंज कर दें तो भी क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करता है, बच्चा सीख जाता है, ठीक है। सभी चीज़ें, संरक्षण, कंजर्वेशन का भी उसके समझ में आने लगता है, ठीक है। शेप साइज चेंज कर दो लेकिन उसका क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आगे आ जाइए, संबंध, सकर्मक या परिमाण या अनुमान, ठीक है। ट्रांजिटिव या इंटरफेस या थॉट, वस्तुओं के बीच में संबंध खोजना, यानी सकर्मक पर, यानी कि ट्रांजिटिव इंटरफेस, इटम एक्स वाई से एक्स जेड संबंधित से, तो आइटम एक्स जेड से संबंधित है, ठीक है। क्या है, एक्स जेड से संबंधित है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई से संबंधित है और वाई जेड से संबंधित है, इसका मतलब पूरा आइटम क्या है, एक्स जेड से संबंधित है, ठीक है। ये चीज़ें उसके समझ में आने लगती है, ठीक है, संबंध लगता है, ठीक है, हर चीज़ें उसको समझ में आने लगती है। लास्ट स्टेज हमारी क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष की जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसे बोलते हैं अंतर्ज्ञान की अवस्था। क्या बोलते हैं, अंतर्ज्ञान की अवस्था, अंतर्ज्ञान की अवस्था। इसमें निगमनात्मक तर्कमन, डिडक्टिव रीजनिंग उसको सीखें, मतलब पहले नियम बता, फिर नियम, फिर उदाहरण देंगे, तभी बच्चा सीख जाता है, ठीक। तभी बच्चा क्या करता है, सीख जाता है, नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, ठीक है, नियमों के ऊपर तर्क वितर्क करने लगता है, ठीक। चलें आगे, समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें। आलोचना, इनकी कुछ आलोचना हुई थी, उस आलोचना को भी देख लेते हैं। आलोचना क्या हुई थी, पियाजे इस क्रम में अपरिवर्तनशील कहते हैं, पियाजे इस क्रम को अपरिवर्तनशील कहते हैं, को उसे अपरिवर्तन बल्कि अच्छे वातावरण से बच्चे अपने से ज़्यादा सीख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यही उनकी क्या हुई थी, आलोचना हुई थी, ठीक है। इन्होंने अपरिवर्तनशील कहा था, लेकिन बल्कि अच्छे वातावरण से बच्चे ज़्यादा सीख लेते हैं, ठीक है। अब आगे हमारा कौन सा, ठीक, भाषा पर विचार, इन्होंने भाषा पर भी विचार दिया था। विचार पहले, फिर भाषा बाद में। इन्होंने पहले कहा था, पहले क्या आता है, विचार आता है, ठीक है, पहले विचार आता है, तब क्या आती है, हमारी भाषा आती है, तब क्या आती है, हमारी भाषा आती है। निज वाक, इकोसेंट्रिज्म की बात, बच्चा जो स्वयं से बातचीत करता है अर्थहीन होता है, इन्होंने इसको बताया था। निज वाक का बात कहा था, बच्चा जो स्वयं से बात करता है वो क्या होता है, अर्थहीन होता है। और कल हम लोग देखेंगे वाइगोत्स्की साहब को, ठीक है, वाइगोत्स्की साहब हमारे, कल हम लोग इनको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत ही, अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर करेंगे और चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सपोर्ट, अपना प्यार जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिएगा। यह सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको छोड़ना नहीं है, करके जाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।